क्या न्यायपालिका सिर्फ अपनी छवि बचाने में लगी है या वाकई उसे शिक्षा की गुणवत्ता की फिक्र है? क्या इतिहास की किताबों में बढ़ती कट्टरता से ज़्यादा जरूरी सिर्फ कोर्ट की आलोचना को रोकना है? आज के द हिंदू एडिटोरियल विश्लेषण में हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताबों में न्यायिक भ्रष्टाचार के संदर्भों पर कड़ी आपत्ति जताई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कोर्ट का यह रुख अभिव्यक्ति की आज़ादी या अकादमिक निष्पक्षता पर एक साया डाल रहा है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कोर्ट की नाराजगी क्या है, क्यों कोर्ट ने लेखकों की टीम पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। दूसरा पॉइंट है सेलेक्टिव जस्टिस, यानी कि अगर न्यायपालिका के अध्यायों को जज चेक करेंगे तो इतिहास के उन अध्यायों का क्या होगा जिसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है शिक्षा का भगवाकरण या सुधार। किताबों में विज्ञान और भूगोल के बीच धार्मिक अनुष्ठानों का प्रवेश कितना सही है। चौथा जो पॉइंट है वो है इतिहास का एक तरफा चित्रण। क्या हमारी नई पीढ़ी को इतिहास एक खास चश्मे से दिखाया जा रहा है? इन सभी जटिल पहलुओं का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और साथ ही इस लेख में इस्तेमाल हुए इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी और ग्रामर पॉइंट्स को भी समझेंगे, ताकि जो आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एडिटोरियल बेहद ज़रूरी हो। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, न्याय और शिक्षा के इस टकराव की पूरी कहानी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जस्टिस फॉर ऑल, ये कहा, इसका एक शीर्षक है। इसमें एडिटोरियल में यह कहना चाह रहा है कि कोर्ट ने एनसीईआरटी को जो निर्देश दिए हैं उनसे ऐसा लगता है कि कोर्ट अपनी छवि को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और वह अपने ऊपर होने वाले किसी भी तरह की आलोचना को रोकना चाहते हैं। और इसका जो सब हेडलाइन है वो है आपका क्या है कि ये जो डायरेक्टिव है, ये जो निर्देश जो है ऑन एनसीईआरटी शो द कोर्ट एज कीन टू स्टेव ऑफ एनी क्रिटिसिज्म। मतलब कि एनसीईआरटी पर जो यह निर्देश यह दिखाता है क्या दिखाता है कि कोर्ट जो है वो क्या है, मतलब कि उत्सुक है या इच्छुक है, कि मतलब उत्सुक या इच्छुक है टू स्टेव ऑफ, मतलब कि बचना, एक तरीके से स्टेव ऑफ एनी क्रिटिसिज्म, किसी भी आलोचना से बचने के लिए उत्सुक है। मतलब कि जो ये एडिटोरियल मानता है इस बात को कि कोर्ट ने एनसीईआरटी का जो निर्देश दिए हैं उनसे ऐसा लगता है कि कोर्ट अपनी छवि को लेकर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं और वह अपने ऊपर होने वाले किसी भी तरह की आलोचना को रोकना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेंस ऑफ हर्ट एट रेफरेंसेस टू, ठीक है, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो सेंस ऑफ हर्ट है एट रेफरेंसेस टू जुडिशियल करप्शन in a National Council of Educational Research and Training (NCERT) textbook is in danger of resulting in a serious case of miscarriage of justice। ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो सेंस ऑफ हर्ट है, सेंस ऑफ हर्ट का मतलब कि इनको जो एक कोर्ट को जो बुरा लगा है या उसकी जो मतलब कि जो भावना जो है उसको वो आहत हुई है, ठीक है ना। तो वो किससे आहत हुई है? एट रेफरेंसेस टू जुडिशियल करप्शन इन अ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यानी कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में या जो पुस्तक है एनसीईआरटी के, ठीक है ना, पाठ्य पुस्तक जो है उसमें जुडिशियल करप्शन यानी कि न्यायिक भ्रष्टाचार का जो रेफरेंसेस आया है, जो जिक्र हुआ है, उससे सुप्रीम कोर्ट को जो है एक धक्का लगा है, एक सेंस ऑफ हर्ट हुआ है, मतलब उनकी भावना को आहत पहुंची है।
तो ये जो है ना, ये एक इज़ इन डेंजर ऑफ, ये एक खतरे में है ऑफ रिजल्टिंग, कि इसका परिणाम जो है एक सीरियस केस ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यानी कि ये जो है क्या है कि इससे क्या होगा, गंभीर विफलता के मामले में ये परिणामित हो जाएंगे, इसका परिणाम निकल कर आएगा। तो उसका ये एक खतरा है। कहने का ये मतलब है कि कोर्ट की जो यह नाराज़गी है, ठीक है, न्याय के साथ खिलवाड़ यानी कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बन सकती है, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोक सकती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट के अनुसार द एनसीईआरटीज टेक्स्ट बुक, ये एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का जो डेवलपमेंट टीम है, यानी कि इसको जो विकास करने वाला जो टीम है, डिड नॉट हैव रीजनेबल इन्फॉर्म्ड नॉलेज अबाउट द इंडियन जुडिशरी। इनका कहना है, मतलब कि कोर्ट का कहना है कि जो मतलब इस टेक्स्ट बुक को तैयार करने वाली जो टीम जो थी, उनके पास जो है एक क्या कहेंगे आप, एक पर्याप्त और सही जानकारी नहीं थी भारतीय न्यायपालिका के बारे में, ये कोर्ट का कहना है। द कोर्ट वेंट ऑन टू से, ठीक है ना, कोर्ट जो है आगे यह भी निर्देश दिया, क्या निर्देश दिया, दैट पर्सन्स, वे लोग, सच एज दोस्त, जैसे कि वे लोग हैं जो टीम में जो थे इसमें, ठीक है ना, शुड नॉट बी एसोसिएटेड, वो एसोसिएट नहीं रहना चाहिए इन एनी मैनर, किसी भी प्रकार से, विथ प्रिपरेशन ऑफ स्कूल कुरिकुलम, यानी कि जो स्कूल कुरिकुलम जो होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो स्कूल पाठ्यक्रम को जो तैयार करने में जो है, किसी भी तरीके से जो है वो जुड़ा नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और फाइनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दिस कंट्री, और इस देश के लिए जो है, इस देश की अगली पीढ़ी के लिए जो टेक्स्ट बुक्स जो होते हैं या पाठ्य पुस्तक को अंतिम रूप देने में जो है, इनका जो है कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये किसी भी तरीके से उसमें जुड़ा नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे अच्छा ये कर लेते हैं। ठीक है। दिस स्वीपिंग स्टेटमेंट, अच्छा ये स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब समझिए। स्वीपिंग का जो मतलब होता है, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट जो है, ये एक ऐसा बयान है जो बिना सोचे समझे सभी पर लागू कर दिया जाए, ये कहा जाता है स्वीपिंग स्टेटमेंट। ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना, हैज़ कास्ट शैडो, ये एक फ्रेज है या इडियम से। कास्ट शैडो का मतलब होता है कि किसी चीज़ को संदेहास्पद या दुखद बना देना, ठीक है ना। तो हैज़ कास्ट शैडो ओवर द इंटायर एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक राइटिंग, यानी कि ये जो टेक्स्ट बुक राइटिंग जो है, समझ रहे हैं ना, तो टेक्स्ट बुक राइटिंग यानी कि ये जो पाठ्य पुस्तक लेखन के जो पूरा कवायद है, उस पर एक जो इसको, उस पर जो है ना, एक इसको क्या कहते हैं, एक संदेह के नज़र में लेकर आ जाता है ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट है कोर्ट का, कि किसी को भी जो है, जो इससे जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि कोर्ट वेंट टू से दैट द पर्सन्स सच एज दोज इन द टीम, जैसे कि उस टीम में जो मौजूद हैं उनको एसोसिएट नहीं होना पड़ेगा या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इन एनी मैनर विथ प्रिपरेशन ऑफ स्कूल कुरिकुलम और फाइनलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। तो ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट है, ये एक संदेह डालता है, एक छाया डालता है ओवर द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक राइटिंग, ये जो टेक्स्ट बुक राइटिंग के पूरे कवायद पर, ठीक है। While insisting on independent domain experts such as a senior judge to approve the chapters on judiciary before publication, the court could have initiated a similar process for other chapters as well, especially for those dealing with history where the misrepresentation of facts is sometimes tinged with bigotry. कह रहा है कि वाइल इंसिस्टिंग ऑन इंडिपेंडेंट डोमेन एक्सपर्ट्स, ठीक है ना, यानी कि कोर्ट जो है वो क्या कह रहा है कि
such as senior judge to approve the chapters on judiciary before publication। यानी कि पब्लिकेशन यानी कि प्रकाशन होने से पहले जुडिशरी पर, ठीक है ना, यानी कि न्यायपालिका पर जो भी अध्याय हैं, ठीक है, उसको मंजूरी देने के लिए, अप्रूव देने के लिए क्या होना चाहिए, एक वरिष्ठ न्याय मतलब कि न्यायाधीश, एक वरिष्ठ न्यायाधीश जैसे स्वतंत्र क्षेत्र के इंडिपेंडेंट डोमेन एक्सपर्ट्स पर जो है इन्होंने जो है जोर डाला है कि ऐसा होना चाहिए कि आप पब्लिकेशन करने से पहले हमारे पास जो है जो सीनियर जज हैं वो इसको अप्रूव करें। तो एडिटोरियल ये कहता है कि यदि आप ये कर रहे हैं तो कोर्ट को जो है या न्यायालय को जो है ये सिमिलर प्रोसेस यानी कि सेम प्रक्रिया जो है ना, इसी तरह की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए था फॉर अदर चैप्टर्स, अन्य चैप्टर्स के लिए भी, ठीक है, एज वेल भी, स्पेशली खास करके या विशेष करके फॉर दोज, उन चैप्टर्स के लिए जो हिस्ट्री से संबंधित है, डीलिंग विथ हिस्ट्री, वेयर द मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, जहाँ पर जो है मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि तथ्यों की गलत प्रस्तुति की जाती है, इज समटाइम्स टीन्स विथ बिगॉटरी, और ये जो है कभी कभी जो होता है ये क्या होता है कि ये कट्टरता के रंग से रंगी, मतलब कि ये जो प्रस्तुति है, गलत प्रस्तुति कभी कभी कट्टरता से रंगी होती है, ठीक है ना, यानी कि उसमें कट्टरता की बू आती है। समझ गए? चलिए सेकेंड पैराग्राफ में, इन द पास्ट कहा जा रहा है कि अतीत में, यानी कि पहले की बात है, द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड इट्स अलाइड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो मतलब कि सहयोगी संगठन जो हैं, ठीक है ना, हैड क्रिटिक्ड, इन्होंने आलोचना की थी इंडियन टेक्स्ट बुक्स का, भारतीय पाठ्य पुस्तकों का, यह कहते हुए सेइंग दैट दे वर मैकॉलियन, ठीक है ना, ये जो है क्या है, मैकॉलेबादी थी, मतलब कि उसके रंग में रंगी थी, मैकॉलेबादी थी, एंड क्रिएटेड टू वेस्टर्नाइज्ड माइंड्स, और इसने जो है ये पहले के जो टेक्स्ट बुक्स हैं इसने एक पश्चिमीकृत दिमाग पैदा किया था या क्रिएट किया था, दैट डिड नॉट होल्ड इंडियाज पास्ट, इट्स ट्रेडिशंस एंड द हिंदू रिलीजन एज सेक्रेड, जो क्या करती, जो नहीं मानती थी या जो नहीं मानते थे भारत के अतीत को, इसके ट्रेडिशंस को यानी कि परंपरा को, और जो हिंदू रिलीजन है यानी कि हिंदू धर्म है उसको सेक्रेट नहीं मानते थे। तो ये जो मैकॉलेबादी थे, तो ऐसा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी आलोचना किया था इस टेक्स्ट बुक्स को, ठीक है, यह कहते हुए व्हेन द बीजेपी कैम टू पावर, ठीक है, जब बीजेपी जो है सत्ता में आई, ठीक है, when the BJP came to power it sought to redraft the textbooks along these lines, ठीक है, यानी कि जब बीजेपी जो है सत्ता में आई तो क्या हुआ कि इसने जो है मतलब कि पाठ्य पुस्तकों और जो विषयों में जो पाए जाने वाले संदर्भ जो है वो इन्हीं लाइंस पे जो है इसको ये किया, समझ गए ना। तो इट्स शॉर्ट मतलब एक तरीके से इसने प्रयास किया टू रीड्राफ्ट द टेक्स्ट बुक्स, यानी कि टेक्स्ट बुक्स को फिर से रीड्राफ्ट करने का अलोंग दीज लाइंस, इन लाइंस में, इन संदर्भों में। नाउ रेफरेंसेस, अब जो है वो क्या है कि जो रेफरेंसेस है यानी कि जो संदर्भ है, ठीक है ना, टू हिंदू रिचुअल्स, जो हिंदू अनुष्ठानों का और विश्वासों का, आर फाउंड अक्रॉस टेक्स्ट बुक्स एंड सब्जेक्ट्स, ये जो है सभी पाठ्य पुस्तकों और विषयों में हिंदू अनुष्ठानों और जो हिंदू विश्वास है, ये जो मान्यता है वो पाए जाते हैं, उनके जिक्र पाए जाते हैं, रेफरेंसेस पाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अब बोल रहा है कि उदाहरण के लिए क्या है, डिस्कशन ऑन सोलर एनर्जी, अगर आप सोलर एनर्जी पर अगर चर्चा करते हैं
तो यहाँ पर ये रेफर करता है रिचुअल्स ऑफ अर्घ्यम। अर्घ्यम मतलब अर्घ्य देते हैं ना सूर्य भगवान को, तो वो जो है उसका रेफरेंस देता है रिचुअल ऑफ अर्घ्यम, जो कि एक वैदिक सैल्यूटेशन है टू द सन बाय पोरिंग वाटर, यानी कि जो पानी डालकर सूर्य को एक वैदिक नमस्कार है, ठीक है ना। तो ये जो है सौर ऊर्जा पर जो एक चर्चा होती है तो उसमें अर्घ्यम के अनुष्ठान को जिक्र किया जाता है, ठीक है ना, रेफरेंस दिया जाता है, रेफर्स टू द रिचुअल ऑफ अर्घ्यम अ वैदिक सॉल्यूशन। ये अर्घ्यम जो है एक वैदिक सॉल्यूटेशन है, ठीक है ना, वैदिक नमस्कार है टू द सन बाय पोरिंग वाटर, पानी डालकर, ठीक है। तो जब आप मतलब कि सोलर एनर्जी पर आप जब चर्चा करते हैं, जो कि साइंस का एक ये है, ठीक है। ज्योग्राफी इज स्ट्रिक्टली साइंस। अब बता रहा है ये एडिटोरियल कि ज्योग्राफी जो है वो बिल्कुल साइंस है, ठीक है ना। बट अ ज्योग्राफी चैप्टर इन ए क्लास 7 टेक्स्ट बुक, लेकिन एक ज्योग्राफी चैप्टर जो है क्लास 7 के टेक्स्ट बुक में, वो बात करता है किसके बारे में, एक डिवाइन फेमिनिन प्रेजेंस का, एक देवीय मतलब स्त्री, एक मतलब क्या कहेंगे, एक देवी स्त्री के मौजूदगी के बारे में, ठीक है ना। मतलब कि एक दिव्य स्त्री के मौजूदगी के बारे में जो व्याप्त है, परवेडिंग द इंडियन लैंड मास। जो व्याप्त कहाँ पर है, इंडियन लैंड मास में, मतलब कि जो भारत की ज़मीन है ना, जो भारत की जो भूमि है, ठीक है ना, उसमें या भारतीय भूभाग में जो व्याप्त कहिए, जो एक उसको जो है एक डिवाइन फेमिनिन प्रेजेंस के रूप में उसकी बात करता है ये, ठीक है। देयर बाय मेकिंग इट सेक्रेड, जो इसको जो है ना एक सेक्रेड बनाता है, एक पवित्र बनाता है या धार्मिक बनाता है। तो भूगोल जो है एक विज्ञान है, लेकिन कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक में भूगोल का जो अध्याय, एक अध्याय जो है भारतीय भूभाग में जो जमीन को जो है या भारतीय भूभाग को जो है एक देवी की तरह दिखाया गया है, जो इसे धार्मिक बना देता है। समझ के बात को। The court must apply the same yardsticks it used for the judiciary chapters to history chapters in the textbooks too, ठीक है ना। तो कोर्ट जो है, एडिटोरियल कहता है कि कोर्ट जो है यही सेम यार्डस्टिक्स, सही यही पैमाना जो है, यही मानदंड जो है अप्लाई करना चाहिए जो इसने यूज़ किया जुडिशरी चैप्टर्स के लिए, वो हिस्ट्री चैप्टर्स में भी इसका यूज़ करे, इन द टेक्स्ट बुक्स टू, ठीक है ना, इस टेक्स्ट बुक्स में भी। पार्ट 1 ऑफ द सेम सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स, अब कह रहा है कि ये जो पार्ट 1 है, ठीक है, ऑफ द सेम, उसी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक का जो पार्ट 1 है फॉर क्लास 8 के लिए, वो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है मुस्लिम रूलर्स को एक किसके रूप में, एज यूनिफॉर्मली एंड सिंगुलरली क्रूएल, डेस्पोटिक एंड रिप्रेसिव, वेरेज, जबकि हिंदू किंगडम्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है या डिस्क्राइब करता है, आर पोर्ट्रेड एज बेनाइन एंड एज रेसिस्टिंग मुस्लिम रूल, ठीक है। कि ये जो है कक्षा 8 के जो के लिए जो है उसी सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक का भाग 1 जो है, मुस्लिम शासकों को, जो मुस्लिम शासक जो है उनको किसके रूप में प्रस्तुत करता है, उनको समान रूप से, यूनिफॉर्मली जो है ना, एक ही समान रूप से और सिंगुलरली, सिंगुलरली मतलब एक विलक्षण, एक मतलब कि केवल जो है वो उसी टाइप के ही थे, तो सिंगुलरली या विलक्षण रूप से जो है क्रूएल, क्रूएल तो समझते ही हैं, क्रूएल का मतलब होता है आप क्रूर, डिस्पोटिक निरंकुश, और रिप्रेसिव दमनकारी के रूप में इसको जो है बताता है। जबकि हिंदू राज्यों को जो है या हिंदू साम्राज्यों को जो है उसको प्रस्तुत किया जाता है या चित्रित किया जाता है एज बेनाइन, बेनाइन का मतलब सौम्य, और एंड एज रेसिस्टिंग मुस्लिम रूल, यानी कि मुस्लिम शासक या शासन का विरोध करने वाले के रूप में, रेसिस्टिंग मतलब विरोध करने वाले के रूप में उसको पोर्ट्रेट किया जाता है, यानी कि चित्रित किया जाता है। ऑब्जेक्टिविटी इज गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट, जो ऑब्जेक्टिविटी है यानी कि निष्पक्षता जो है,
ठीक है ना, उसको क्या कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इज गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट, मतलब उसको अनदेखी कर दिया जाता है, जिसके वजह से जो है ना एक जेन्युइन फियर्स पनपता है, एक वास्तविक एक डर पैदा होता है, दैट द नैरेटिव, ये जो विमर्श है वो किस लिए है, इज टू इंस्टिगेट बिगॉटरी, ये जो विमर्श है या नैरेटिव जो है वो है बिगॉटरी यानी कि कट्टरता भड़काने के लिए है। इवन दो द, भले ही जो या इसके बावजूद क्लास 8 टेक्स्ट बुक जो है वो शामिल करता है डिस्क्लेमर, ठीक है, उसमें एक डिस्क्लेमर है, ठीक है, वो क्या डिस्क्लेमर है, दैट टूडेज जनरेशन, की आज की जो पीढ़ी है, इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड, उसको दोष नहीं दिया जाना चाहिए, फॉर द सिंस ऑफ द पास्ट, यानी कि जो अतीत के जो पाप हैं उसके लिए आज की पीढ़ी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। ये एक डिस्क्लेमर है जिसको अस्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना निष्पक्षता को बिल्कुल ही कम या नज़रअंदाज किया जा रहा है, और डर यह है कि इससे जो है बच्चों के मन में नफ़रत या कट्टरता पैदा होगी, ठीक है ना। भले ही किताब में यह भी लिख दिया गया है, यानी कि जो डिस्क्लेमर दिया गया है कि आज के बच्चों को अतीत के पापों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। Textbook writing requires not just subject matter expertise but also skill that would genuinely kindle knowledge and inquiry as well as train minds towards valuing fairness, equality, peace and harmony. कह रहा है कि टेक्स्ट बुक राइटिंग के लिए जो है ना उसमें जो आवश्यकता होती है न केवल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ का, यानी कि जो आप सब्जेक्ट के मास्टर हैं या जिस सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं उसी के केवल जो है उसी की केवल ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इसमें उस कौशल की भी, उस कुशलता की भी ज़रूरत होती है या उस कौशल की भी ज़रूरत होती है, दैट वुड जेन्युइनली किंडल नॉलेज, जो वास्तविक रूप से या वास्तव में जो है वो ज्ञान पैदा कर सके या ज्ञान को जगाए। किंडल मतलब एक तरीके से प्रज्वलित करना या जगाना, जो ज्ञान को जगाए और इंक्वायरी को जगाए। इंक्वायरी का मतलब यहाँ जांच नहीं, इंक्वायरी का मतलब आपके दिमाग में जिज्ञासा पैदा करे, आपके दिमाग में सवाल पूछने की जो एक तरीके से आदत डाले, ठीक है ना, तो वो आपके मन में जगाए, एज वेल एज साथ ही साथ माइंड्स को ट्रेन करे, प्रशिक्षित करे, ठीक है ना, यानी कि आपके दिमाग को प्रशिक्षित करे, बच्चों के दिमाग को टुवर्ड्स वैल्यूइंग मतलब कि ये महत्व देना एक तरीके से, फेयरनेस निष्पक्षता को, समानता को, शांति को और हार्मनी को, ठीक है, सद्भाव को। तो इन चीज़ों को वैल्यू करने के लिए जो है ना आप अपने मतलब कि बच्चों के माइंड को जो है आप ट्रेन करने के भी मतलब इसमें कौशल चाहिए। तो इसकी केवल सब्जेक्ट मैटर की ही एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें एक स्किल भी होनी चाहिए जो आपके अंदर नॉलेज और इंक्वायरी को पैदा करे या जगाए, और साथ ही साथ जो है फेयरनेस, इक्वलिटी, पीस एंड हार्मनी को महत्व देने के लिए जो है आपके माइंड्स को ट्रेन करे। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। द लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट, बोल रहा है कि भाषा जो होता है वो महत्वपूर्ण है, यानी कि शब्द जो है वो जरूरी है, महत्वपूर्ण है। सो इज़ द इंटेंट, उसी तरह इरादा, उसी तरह नीयत भी महत्वपूर्ण है। एनी सेलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ चैप्टर्स, मान लीजिए किसी भी तरह का जो चुनिंदा टारगेटिंग करते हैं चैप्टर्स का, मान लीजिए जुडिशरी को जो है, जुडिशरी पर लिखा गया जो एक चैप्टर्स है जिसमें जो है भ्रष्टाचार के बारे में जिक्र किया गया है, तो उसको अगर आप केवल सेलेक्टिव टारगेटिंग करते हैं तो ये एक बढ़ाएगा, विल ओनली रीइंफोर्स द परसेप्शन, केवल उस धारणा को ही बढ़ाएगा कि जुडिशरी इज़ मेयरली प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ, कि जुडिशरी जो है वो खुद को ही बचा रही है, खुद को ही जो है वो अपने आप को ही वो बचा रही है, ठीक है। तो इस बात का बल मिलेगा दैट
अल्टीमेटली जो है या अंततः जो है अंडरमाइन करेगा, कमज़ोर कर देगा एनी कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस। किसी भी तरह का जो मतलब कि कॉन्सेप्शन है यानी अवधारणा है जस्टिस का यानी कि न्याय का, तो वो पूरी तरह से जो है उसको कमज़ोर कर देगा। ठीक है, तो आज के जो एडिटोरियल में हमने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि एक निष्पक्ष और तार्किक सोच विकसित करना है। अगर न्यायपालिका जैसे मजबूत स्तंभ केवल अपनी आलोचना से डरने लगेंगे तो क्या हम वास्तव में एक स्वतंत्र और जागरूक समाज बन पाएंगे? आज का सवाल जो है वो है, क्या आपको लगता है कि इतिहास की किताबों में बदलाव करते समय विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र टीम होनी चाहिए जिसमें न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप न हो? अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करना ना भूलें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको आज का ये विश्लेषण और ग्रामर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और साथ ही साथ छात्रों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि रोज़ सुबह आप तक यह विश्लेषण सबसे पहले पहुंचे। इस एडिटोरियल के नोट्स और महत्वपूर्ण शब्दों की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और मैं आपको समाप्ति से पहले उसी वर्ड्स की तरफ ले चलता हूं। ठीक है, डायरेक्टिव्स का मतलब होता है निर्देश या आज्ञा, जिसको आप साइनो में ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन या कमांड्स कहते हैं, एंटो में रिक्वेस्ट, सजेशंस या पिटिशंस कहते हैं। मिसकैरेज मतलब विफलता या गड़बड़ी, फेलियर, ब्रेकडाउन, एरर, एंटो हो जाएगा सक्सेस, अचीवमेंट या एग्जीक्यूशन। स्वीपिंग का मतलब दूरगामी या व्यापक, एक्सटेंसिव, वाइड रेंजिंग या ब्रॉड, एंटो हो जाएगा लिमिटेड, स्पेसिफिक या नैरो। टिंस्ड का मतलब रंगा हुआ किसी चीज़ से, टिंटेड, इन्फ्यूज्ड या फिर इन्फ्लुएंस्ड, इसका एंटो हो जाएगा प्योर, ब्लैक या अनअफेक्टेड। बिगॉटरी मतलब कट्टरता, इंटॉलरेंस, प्रिजुडिस, नैरो माइंडेडनेस, एंटो हो जाएगा टॉलरेंस, फेयरनेस, ओपन माइंडेडनेस। यार्ड स्टिक्स का मतलब हो जाता है पैमाना या मापदंड, इसका साइन हो जाएगा स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया, बेंचमार्क्स, एंटो हो जाएगा ग्रॉस गैस वर्क या रैंडमनेस या फिर फ्लुक। डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश, अत्याचारी, टेरेनिकल, ऑटोक्रेटिक या ऑपरेसिव, एंड हो जाएगा डेमोक्रेटिक, हम्बल या लॉफुल। बेनाइन का मतलब होता है सौम्य, दयालु, जेंटल, काइंड एंड अनफ्रेंडली, एंड हो जाएगा हार्श, क्रूएल या मेलाइनेंट। कीन का मतलब होता है ईगर मतलब उत्सुक या इच्छुक, इंथुजियास्टिक या फिर शार्प, एंड हो जाएगा इंडिफरेंट, एपेथेटिक, डल। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब गलत प्रस्तुतिकरण, ठीक है, डिस्टोर्शन, फॉल्सिफिकेशन, मिसलीडिंग, एंड हो जाएगा एक्यूरेसी, ट्रूथ या फिर ऑनेस्टी। परवेडिंग का मतलब होता है व्याप्त या फैला हुआ, परमिएटिंग, सफ्यूजिंग या यूबिक्विटस, और इसका एंटो हो जाएगा कन्फाइंड, लिमिटेड या फिर रेस्ट्रिक्टेड। रिप्रेसिव का मतलब होता है ऑपरेसिव, हार्श, क्रूएल, एंटो हो जाएगा लिबरेटिंग, फ्री या परमिसिव। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य, सद्भाव, एकॉर्ड, पीस या फिर यूनिटी, एंटो हो जाएगा डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्राइफ। इडियम फ्रेज भी देख लेते हैं। स्टेप ऑफ का मतलब किसी बुरे चीज़ को रोकना करने से या डिले कर देना उसको, ठीक है ना, यानी किसी अप्रिय या बुरी घटना को टालना या रोकना। द गवर्नमेंट इज टेकिंग अर्जेंट मेजर्स मतलब कड़े कदम उठा रही है टू स्टेप ऑफ ऑन इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है ना, आर्थिक संकट को रोकने के लिए या टालने के लिए। कास्ट शेडो ऑफ मतलब किसी स्थिति को जो है ना टू मेक अ सिचुएशन सीम लेस होपफुल और मोर अनप्लीजेंट, ठीक है ना, तो उसको जो सिचुएशन को ना संदेहास्पद, दुखद या निराशाजनक जो है किसी चीज़ को बना देना, ठीक है, उसी को कहते हैं कास्ट शेडो ओवर। द रिसेंट स्कैंडल जो है हैज़ कास्ट शेडो ओवर द कैंडिडेट्स इलेक्शन कैंपेन। उम्मीदवार के चुनाव पर जो है ना वो एक काला साया डाल दिया है, एक मतलब अनप्लीजेंट बना दिया है बहुत ही ज़्यादा। शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब अनदेखी करना किसी से। द बोर्ड गैव शॉर्ट श्रिफ्ट टू द एम्प्लॉयज़ कंप्लेंट्स, शिकायतों को जो है ना अनदेखी कर दिया, महत्व ही नहीं दिया उसको। गिव अ लॉन्ग रॉप, ये टू अलाउ समवन टू
बिहेव बैडली और मेक मिस्टेक्स फॉर अ वाइल, ठीक है ना, किसी को गलती करने या मनमानी करने के लिए छूट देना। द मैनेजर डिसाइड टू गिव द न्यू एम्प्लॉय अ लॉन्ग रॉप, ठीक है ना, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, ना कार्रवाई करने से पहले नए कर्मचारी को लंबी ढील या लंबी छूट देने का फैसला किया। यार्डस्टिक्स फॉर सक्सेस, यार्डस्टिक्स फॉर सक्सेस का जो मतलब होता है पैमाना, यानी कि सफलता का पैमाना कहिए एक तरीके से। द एग्जाम्पल देखिए, मनी शुड नॉट बी द ओनली यार्डस्टिक फॉर सक्सेस इन लाइफ, यानी कि जीवन में जो है सफलता का एकमात्र जो है पैमाना नहीं होना चाहिए मनी, ठीक है। इन द तिथ ऑफ, ये बड़ा अच्छा है, इन द तिथ ऑफ का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग, मतलब कि खतरे के किसी चीज़ के बावजूद, डिस्पाइट ग्रेट अपोजिशन और डेंजर, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरा के बावजूद जो है। द लॉ वॉज पास्ड इन द तिथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि जनता के भारी विरोध के बावजूद कानून पारित कर दिया गया। तो मिलते हैं कल के एक नए एनालिसिस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जागरूक बने रहिए। जय हिंद।